गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। तो आज हम जो चैप्टर पढ़ने वाले हैं होस्ट प्लांट रेजिस्टेंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इससे लगातार क्वेश्चंस आते हैं। इसमें जीन फॉर जीन हाइपोथेसिस वगैरह हम पढ़ेंगे और उससे क्वेश्चंस आते हैं, हर साल ही आते हैं। तो इसको अच्छे से पढ़ना और अच्छे से कॉन्सेप्ट्स को समझना। तो सबसे पहले ये बताओ, रेजिस्टेंस क्या होता है? मेनली होस्ट प्लांट रेजिस्टेंस क्या होता है? हेलो। मैम inhibit the disease development resistance. क्या? Ma'am, inhibit the disease development is called a resistance. ओके। और हेलो। Yes, ma'am. और इतना ही पता है। देखो, होस्ट प्लांट रेजिस्टेंस मेनली ये होस्ट का ही एक फंक्शन होता है। जैसे हम नाम से ही समझ सकते हैं कि होस्ट प्लांट का ही जो कैरेक्टर होता है, उसकी एबिलिटी होती है कि वो जो पैथोजन है उसको रेजिस्ट कर पाए अपने अंदर इंटर करने से, या पैथोजन के एनवायरनमेंट में भी वो रह सके और बिना उनको अपने अंदर इन्फेक्शन कॉज किए। ठीक है। तो the inherent ability of an organism to resist or withstand the pathogen is called resistance. Disease resistance commonly met with within the plant kingdom, relative in nature, totally immunity being too rare. तो टोटल इम्यूनिटी बहुत कम होती है। टोटल इम्यूनिटी से मतलब कि बहुत बिल्कुल भी इन्फेक्शन ना हो, बिल्कुल भी होस्ट पैथोजन रिलेशनशिप ना हो, वो टोटल इम्यूनिटी है। तो प्लांट किंगडम में जो नेचुरल कंडीशन होती है उसमें जो टोटल इम्यूनिटी की कंडीशन होती है वो बहुत रेयर होती है। और जो ये होस्ट प्लांट रेजिस्टेंस होता है, ये हेरिडिटरी ट्रांसमिटेड होता है फ्रॉम पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग। और ये मेंडेलियन नेचर में ट्रांसफर होता है, लेकिन ज्यादातर ये पॉलीजेनिक होता है। और जो सबसे पहला जो ये डिसीज रेजिस्टेंस का मैकेनिज्म मेंडेलियन फैशन में होता है, ये बिफिन ने बताया था इन 1905। और जब वो येलो रस्ट ऑफ व्हीट पे वर्क कर रहे थे, उस टाइम पे उन्होंने ये चीज डिस्कवर की थी। Since then, intensive work has been done on this aspect, which has proved the value of applying genetical principle in develop. तो उसके बाद से बहुत सारा इस पे रिसर्च वर्क हुआ कि अगर हम डिसीज जब डिसीज रेजिस्टेंस वैरायटी डेवलप करते हैं, उस टाइम पे अगर हम इन बातों का ध्यान रखें तो डिसीज रेजिस्टेंस इफेक्टिव हो जाता है। और जो रेजिस्टेंट वैरायटीज हैं उनमें ये बहुत अच्छा और इकोनॉमिकल और इफेक्टिव, इनएक्सपेंसिव और सिंपलेस्ट प्लांट डिसीज कंट्रोल का एक मेथड है। और कॉमनली ये ऐसा प्रोटेक्शन यूज की जाती हैं, लेकिन ये टाइम, एनर्जी और मनी जो हम किसी कंट्रोल मेजर पे स्पेंड करते हैं उसको भी सेव करती हैं। Then, in crop of low case value, chemical and other methods of control are often too expensive to be applied. तो जैसे जो क्रॉप्स की कैश वैल्यू कम होती है, उसमें अगर हम केमिकल या फिर कोई भी इंटीग्रेटेड अप्रोच भी लगाते हैं तो वो भी बहुत एक्सपेंसिव हो जाता है। वहां पे रेजिस्टेंट वेराइटीज बहुत सिंपलेस्ट और बहुत इकोनॉमिक रोल प्ले करती हैं। देन पैथोजेनिसिटी क्या होती है? हेलो। Ma'am, ability of pathogen to cause disease. ओके, एबिलिटी ऑफ पैथोजन टू कॉज डिसीज, है ना। तो पैथोजेनिटी जो होती है वो उसमें विरुलेंस आता है, या फिर जिसको हम कहते हैं एग्रेसिवनेस, जो होस्ट पैथोजन का होता है टू होस्ट। एंड जो विरुलेंट स्ट्रेन्स होते हैं पैथोजन के, वही सीवियर सिम्टम्स कॉज करने में एबल होते हैं। इसलिए जब भी डिसीज
कॉज होती है उस टाइम पे विरुलेंट पैथोजन का होना जरूरी होता है। नॉन विरुलेंट पैथोजन डिसीज कॉज नहीं करता है। तो विरुलेंस इज ड्यू टू द एक्शन ऑफ वन और अ फ्यू जीन। तो किसी जो पैथोजन होगा उसके किसी एक या एक से ज्यादा जीन के कारण विरुलेंस होगा। एन एग्रेसिव स्ट्रेन ऑफ पैथोजन कॉज सीवियर डिसीज ऑन ऑल द होस्ट जीनोटाइप्स व्हिच दे आर एबल टू अटैक एंड एग्रेसिव इज पॉलीजेनिकली इनहेरिटेड। तो जो विरुलेंस होता है किसी भी या फिर जो विरुलेंट स्ट्रेन होगा पैथोजन का, वो सीवियर डिसीज या एपिडेमिक कॉज करने में एबल होता है। और जो उसके जो विरुलेंट पैथोजन होता है वो होस्ट के सभी जीनोटाइप्स में जिसके लिए वो विरुलेंट होगा डिसीज कॉज करेगा, और ये पॉलीजेनेटिकली इनहेरिटेड होता है। होस्ट पैथोजन रिलेशनशिप भी होस्ट पैथोजन रिलेशनशिप डिपेंड करती है उनके डिसीज कॉज करने में, और इन्वायरमेंटल फैक्टर्स भी, ये हमने देखा है। तो फ्लोर ने 1942 में जीन फॉर जीन हाइपोथेसिस प्रपोज किया था, according to which for every gene for resistance in the host there is a corresponding gene for pathogenicity in the pathogen। तो अगर कोई जीन है जो किसी पैथोजन के लिए रेजिस्टेंस है, उसी का जो करस्पॉन्डिंग जीन होगा वो पैथोजेनिसिटी कॉज करेगा पैथोजन में। ठीक है, मतलब अगर जैसे एक यहाँ पे एग्जांपल दिया है, देयर आर एटलीस्ट two alleles at a locus controlling resistance or susceptibility in the host and two alleles at a corresponding locus in the pathogen controlling virulence or aggressiveness। तो मान लो कि ये एक क्रोमोसोम है, ये होस्ट का है और ये पैथोजन का है। तो इसमें एक दो एलिल्स हैं मान लो, तो ये थोड़ा डिफरेंट डिफरेंट पे होंगे ना। तो मान लो कि एक लोकस पे दो एलिल्स हैं, मान लो ये रेजिस्टेंस के लिए रेजिस्टेंस कंट्रोल कर रहा है, और यहाँ पे ये विरुलेंस कंट्रोल कर रहा है। ठीक है, तो जो ये इसमें चार, मान लो ये रेजिस्टेंस है और ये ससेप्टिबिलिटी है और ये विरुलेंस है और ये नॉन विरुलेंस है। तो अगर इनका चार कॉम्बिनेशन बनेंगे, और चार कॉम्बिनेशन में सिर्फ एक ही कॉम्बिनेशन होता है जो डिसीज कॉज करने में एबल होता है। जैसे अगर हम रेजिस्टेंस को विरुलेंट के साथ कंबाइन होता है दोनों जीन, तो ये डिसीज कॉज नहीं कर सकता क्योंकि ये रेजिस्टेंट है। अगर रेजिस्टेंस नॉन विरुलेंट के साथ होता है तो फिर तो ये होगा ही नहीं। अगर जो ये ससेप्टिबल जीन है ये विरुलेंट के साथ होता है तो ये डिसीज कॉज करेगा, और अगर ये ससेप्टिबल नॉन विरुलेंट के साथ होता है तो ये भी डिसीज कॉज नहीं करेगा। तो इनमें से सिर्फ एक कॉम्बिनेशन होता है जो डिसीज कॉज करता है। देन वर्टिकल रेजिस्टेंस एंड हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस देखते हैं। वर्टिकल रेजिस्टेंस क्या होता है? मैम किसी स्पेसिफिक रेस के खिलाफ उसका मतलब वो रेजिस्टेंस होना पोस्ट का। हाँ, किसी एक स्पेसिफिक पैथोजेनिक रेस के लिए, या फिर ये कंप्लीट टाइप ऑफ रेजिस्टेंस भी इसको बोलते हैं, और ये ज्यादा स्टेबल होता है बट लेस ड्यूरेबल होता है। ठीक है, और जो हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस होता है वो इनकम्प्लीट टाइप का होता है। इफ रेजिस्टेंस अगर किसी कुछ रेसेस के लिए, एक रेस या कुछ रेसेस के लिए है, उसको वर्टिकल रेजिस्टेंस बोलेंगे, और इसको परपेंडिकुलर रेजिस्टेंस, फिजियोलॉजिकल रेजिस्टेंस, सीडलिंग रेजिस्टेंस, हाइपर सेंसिटिविटी, रेस स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और क्वालिटेटिव रेजिस्टेंस बोलते हैं। तो एज इट इज, और ये एक या फ्यू जीन्स से कंट्रोल्ड होता है। तो इसको मेजर जीन या मोनोजेनिक या ओलिगोजेनिक रेजिस्टेंस भी बोलते हैं। देन अगर रेजिस्टेंस टू मोर देन वन ऑफ द पैथोजन और टू मेनी और ऑल ऑफ द पैथोजन, तो उसको हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस बोलते हैं। तो अगर बहुत सारे रेसेस के लिए या जो भी रेसेस उस एरिया में प्रेजेंट है उनके लिए होता है तो उसको हॉरिजॉन्टल कहते हैं। ये नॉन स्पेसिफिक टाइप का होता है और ये पॉलीजीन से गवर्न होता है। और इसके लिए नॉन स्पेसिफिक, जनरल, पॉलीजेनिक, माइनर जीन, मैच्योर प्लांट, एडल्ट, क्वांटिटेटिव रेजिस्टेंस, पार्शियल और फील्ड रेजिस्टेंस और टॉलरेंस भी बोलते हैं। तो हेलो जो मैम, ये हाँ,
मैम बैक क्रॉस के दौरान ये हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस ट्रांसफर करना का मतलब क्यों नहीं किया जाता है, वर्टिकल रेजिस्टेंस ही क्यों ट्रांसफर किया जाता है? देखो, जो जब हम कोई भी जीन ट्रांसफर करते हैं ना, तो ऐसा तो होता नहीं है कि एक ही बार में सारे पॉजिटिव कैरेक्टर्स आ जाएं, है ना। तो एक जीन को भी ट्रांसफर करने के लिए हमको बहुत सारी जनरेशन्स लेनी पड़ती हैं, है ना, ताकि वो बाद में नेक्स्ट जनरेशन में जाके सेग्रीगेट ना हो सके। तो अगर एक जीन को हमको इतनी जनरेशन्स लेनी पड़ती हैं, तो हम वर्टिकल मतलब ये माइनर जीन्स को अगर हम ट्रांसफर करेंगे तो हमको कितनी जनरेशन्स लेनी पड़ेंगी, 6। है ना। 6। और फिर कभी कभी क्या, 6 में। वो वर्टिकल के लिए होता है। यस मैम। हाँ, हॉरिजॉन्टल के लिए नहीं। हॉरिजॉन्टल में बहुत सारे, अब अगर कोई एक लोकस पे बहुत सारे वो रेजिस्टेंस के लिए जीन्स हो, तो वो पॉसिबल है, ठीक है। लेकिन बहुत डिफरेंट डिफरेंट लोसाई पे हैं, तो वो इतने इजीली कैसे ट्रांसफर होंगे। और जब तक हम उसको ट्रांसफर कर पाएंगे, अगर एक ठीक है, मान लो वर्टिकल रेजिस्टेंस में हम एक जीन को ट्रांसफर करने के लिए 6 जनरेशन लेते हैं, ठीक। ऐसे ही हमको और भी जीन्स को ट्रांसफर करने के लिए और जनरेशन लेनी पड़ेंगी। तब तक वो पैथोजन तो अपनी रेस चेंज कर लेगा ना, और फिर उसके बाद वो उन जीन के लिए पहले से ही वेरुलेंट हो जाएगा। तो मैम एक बार में 2 से अधिक भी जीन ट्रांसफर किए जा सकते हैं उस सिलेक्शन के द्वारा? हाँ, सिलेक्शन के दौरान किए जा सकते हैं, इसीलिए ओलिगोजेनिक कर सकते हैं, बट माइनर जीन्स नहीं कर सकते हैं। ओके मैम, मतलब ये हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस मतलब पॉलीजेनिक होता है, इस कारण से देखो, इसका ट्रांसफर। हाँ हाँ हाँ, देखो, क्या होता है कि जब ब्रीडिंग मेथड्स अप्लाई की जाती हैं, तो उसमें हमारा मेन मोटो सिर्फ ये तो नहीं होता है कि रेजिस्टेंस ही हमारा मेन मोटो हो, उसमें हमारे एग्रोनॉमिक कैरेक्टर्स भी होंगे। और अगर हम बहुत सारी इनब्रीडिंग कराएंगे या बहुत सारी जनरेशन लेते रहेंगे, तो उसका इन्वायरमेंट पे भी इफेक्ट पड़ेगा, मतलब इन्वायरमेंट का उस पर इफेक्ट पड़ेगा, है ना। यस मैम। हाँ, तो हमारे इन बहुत सारे जीन्स को ट्रांसफर करना बहुत बड़ी प्रोसीजर है, तो वो अभी इतना सक्सेसफुल नहीं है। यस मैम, अगर लिंकेज हो तो हो सकता है। हाँ, लिंकेज हो तो हो सकता है। और अगर इन फ्यूचर पॉसिबिलिटी हो सकती है थ्रू बायोटेक्नोलॉजी और अदर मेथड से। यस मैम, अगर ऐसा हो जाता तो मल्टीप्लान की जरूरत फिर नहीं पड़ेगी। हाँ हाँ। ओके। और कभी कभी ऐसा होता है कि जब तक हम वैरायटी बना रहे होते हैं, तब तक पैथोजन, अभी हम वो देखेंगे बूम एंड बस्ट साइकिल में, वो जो पैथोजन होता है वो अपनी रेसेस चेंज कर लेता है, और फिर मतलब इवॉल्व कर लेता है, और फिर वो उस रेजिस्टेंट वैरायटी के लिए भी वेरुलेंट हो जाता है, ठीक है। तो जो हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस होता है, ये नॉन स्पेसिफिक होता है, ठीक है। जनरल होता है, मतलब बहुत सारे रेसेस के लिए होता है, पॉलीजेनिक होता है, माइनर जीन होता है, मैच्योर प्लांट में होता है। इसमें ऐसा इसलिए बोला जाता है कि जैसे जैसे प्लांट एडल्ट होते जाता है, वैसे वैसे वो रेजिस्टेंस जो होता है वो बढ़ते जाता है। देन क्वांटिटेटिव रेजिस्टेंस, पार्शियल और फील्ड और टॉलरेंस। तो जो हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस होता है, ये मेनली क्या करता है कि जो पैथोजन होता है उसका रिप्रोडक्शन रेट या उसका स्पोरिलेशन रेट को रिड्यूस कर देता है। तो उसका जो जब उसके पास प्रॉपर इनोकुलम नहीं हो पाएगा या उसके पास प्रॉपर स्पोर्स नहीं हो पाएंगे, तो उसकी इन्फेक्शन की रेट भी कम हो जाएगी। देन जो हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस होता है, ये इट इंक्लूड्स टॉलरेंस, स्लो डेवलपमेंट ऑफ डिसीज, एस्केप एंड एक्सक्लूजन मैकेनिज्म। तो जब ये उसके या स्पोरिलेशन की रेट को रिड्यूस करता है, तो ये डिसीज डेवलपमेंट की प्रोसेस को स्लो कर देता है, और ये डिसीज स्केप और पैथोजन एक्सक्लूजन मैकेनिज्म में भी इसका इम्पोर्टेंट रोल होता है। देन अब हम इसके थोड़ा डिफरेंस देख लेते हैं। तो पैथोजन स्पेसिफिसिटी जो होती है, वर्टिकल में पता है कि रेस स्पेसिफिक होता है, और हॉरिजॉन्टल रेस नॉन स्पेसिफिक होता है। देन नेचर ऑफ जीन एक्शन, ये ओलिगोजेनिक होता है वर्टिकल, एंड हॉरिजॉन्टल पॉलीजेनिक होता है।
देन रिस्पॉन्स टू पैथोजन, यूजुअली ये हाइपर सेंसिटिव रिस्पॉन्स शो करता है और वो रेजिस्टेंस रिस्पॉन्स शो करता है। हाइपर सेंसिटिव रिस्पॉन्स क्या होता है? मैम जो सेल हो तो डेड होने लगती है, मतलब जहाँ पैथोजन अटैक करता है उसके आसपास की सेल। हाँ, जब जहाँ पे पैथोजन अटैक करता है उसके आसपास की सेल पहले से ही सेंसिटिव रिएक्शन शो करके अपने जो होस्ट सेल को ही डेड कर देती हैं, तो जो पैथोजन होता है उसके तक न्यूट्रिशन सप्लाई नहीं हो पाता है और ऐसे वो रेजिस्टेंस शो करते हैं। देन फिनोटाइपिक एक्सप्रेशन, तो ये क्वालिटेटिव होता है, मतलब स्पेसिफिक होता है किसी उसके लिए, पैथोजन के लिए, और ये बहुत सारे के लिए होता है, क्वांटिटेटिव होता है हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस। देन स्टेज ऑफ एक्सप्रेशन, तो सीडलिंग टू मैच्योरिटी जनरली वर्टिकल रेजिस्टेंस शो करता है, और हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस में जो एक्सप्रेशन होता है रेजिस्टेंस का, वो जैसे जैसे प्लांट मैच्योर होता है वैसे वैसे इंक्रीज होते जाता है। देन सिलेक्शन एंड इवोल्यूशन, वर्टिकल रेजिस्टेंस का इजी होता है, हॉरिजॉन्टल का डिफिकल्ट होता है। देन बूम एंड बर्स्ट साइकिल, ये अभी हम आगे पढ़ेंगे, ये वर्टिकल रेजिस्टेंस में प्रेजेंट होती है और कम ड्यूरेबल होती है, और हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस में एब्सेंट होती है। देन जो सुटेबिलिटी होती है होस्ट की, ये वर्टिकल रेजिस्टेंस की एनुअल में होती है लेकिन पेरेनियल में नहीं होती है, और इमोबाइल पैथोजेंस में होती है, जैसे कि सॉइल पैथोजेंस, बट मोबाइल एयरबोर्न पैथोजेंस में थोड़ा कम होती है। लेकिन जो हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस होता है उसमें एनुअल्स एंड पेरेनियल्स के लिए और सारे पैथोजेंस के लिए सुटेबिलिटी होती है। देन नीड फॉर स्पेसिफिक डिप्लॉयमेंट ऑफ रेजिस्टेंस वेराइटीज, तो जो रेजिस्टेंट वेराइटीज होती हैं उनका डिप्लॉयमेंट जो वर्टिकल रेजिस्टेंस में होता है, ये मोबाइल पैथोजेंस के लिए एक प्रॉब्लम टाइप का है, प्रॉब्लमेटिक है, क्योंकि जो पैथोजेंस है, मोबाइल पैथोजेंस, वो ऐसा तो है नहीं कि एक बगल वाले खेत में या फिर साइड के डिस्ट्रिक्ट में कोई दूसरी डिसीज आई है तो वो एयरबोर्न पैथोजन आया और फिर वो उसने अटैक किया, तो ये तो अपनी एक पर्टिकुलर रेस के लिए स्पेसिफिक है, तो ये उसके लिए तो होगा नहीं। तो वो रेजिस्टेंट वेराइटी से भी हमको लॉस होगा, लेकिन हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस तो बहुत सारे के लिए है। और मल्टी लाइन अप्रोच में ये एक बेनिफिट भी है कि अगर एक लाइन उसके लिए ससेप्टेबल हुई, बाकी लाइन जो होंगी वो उसके लिए रेजिस्टेंट होंगी, उसको टॉलरेट कर पाएंगी, तो हमको यील्ड में उतना लॉस नहीं होगा। देन नीड फॉर अदर कंट्रोल मेजर्स, तो वर्टिकल रेजिस्टेंस में हमको इंटीग्रेटेड डिसीज मैनेजमेंट जैसे मेजर्स लगाने पड़ते हैं, क्योंकि अदर पैथोजेंस के लिए ये ससेप्टेबल है, बट हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस में बहुत ही कम हमको जरूरत पड़ती है। देन होस्ट पैथोजन इंटरेक्शन इसमें होता है, तभी वो हाइपर सेंसिटिव रिएक्शन जनरली शो करता है, और इसमें होस्ट पैथोजन इंटरेक्शन एब्सेंट होता है। देन वर्टिकल रेजिस्टेंस हाईली एफिशिएंट होता है अगेंस्ट स्पेसिफिक रेसेस, और ये वेरिएबल होता है, लेकिन ये सारी रेसेस के लिए एफिशिएंट होता है। देन कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे कि जो वर्टिकल रेजिस्टेंस है जनरली गवर्न बाय अ सिंगल डोमिनेंट जीन और बाय अ फ्यू डोमिनेंट जीन्स, तो सम ऑफ दीज जीन्स में भी मल्टीपल एलील्स एज इन लीफ रस्ट, तो LR2 जो है लीफ रस्ट पक्सिनिया रिकॉर्डिटा ट्रिटिकाई के लिए रेजिस्टेंट जीन है। इन दैट लोकस 4 जीन है, LR2A, B, C एंड D, ये टाइटली लिंक्ड हैं और ये जीन रेजिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं Vaccinia recondita triticale के लिए। Such multiple alleles exist on SR9 locus of wheat for Vaccinia graminis triticale, तो ये mainly stripe rust के लिए होता है, and PIK in rice for resistance to Pyracloria gracia. The tight linkage between the multiple alleles permits an efficient transfer, तो अब ये अगर tight linkage है तो वो उसको transfer करने में help करता है easily. Then horizontal resistance reduces the rate of disease spread and is evenly spread against all races of pathogen, तो ये rate of disease spread को reduce करता है, evenly spread होता है for all pathogens, और कुछ morphological features होते हैं जैसे size of stomata, stomatal density, या हेरीनेस, वैक्सीनेस, और ये सब कैरेक्टर्स हेल्प करते हैं हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस में। देन
The phenomenon of slow rusting manifested as lesser number of pustules per unit leaf area, small size of Uridosauri, and increased latent period in some wheat cultivars is typical example of this type of resistance. तो हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस के लिए जैसे कि कम पिस्टूल्स का होना या स्मॉल साइज के यूरिडोसोराई होना या उनका लेटेंट पीरियड बहुत ज्यादा दिन तक का होना, ये वीट में रेजिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं रस्ट के लिए. ऑल्दो इट इज अ प्रेफरेबल टू यूज वेराइटीज दैट हैव बोथ वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस, मोस्ट ऑफ द रेजिस्टेंट वेराइटीज कैरी ओनली वन और फ्यू मेजर जीन्स ऑफ वर्टिकल रेजिस्टेंस. तो वैसे तो प्रेफरेबल ये होता है कि हमको दोनों टाइप के रेजिस्टेंट वेराइटीज को प्रेफर करना चाहिए, बट ज्यादातर जो वेराइटीज हैं या मोस्ट ऑफ जो वेराइटीज हैं वो में मेजर जीन्स ही होते हैं. देन हम देखते हैं बूम एंड बस्ट साइकिल. बूम एंड बस्ट साइकिल में मेनली ये होता है कि एक रेजिस्टेंट वेराइटी आती है तो पूरे लार्ज एरिया पे वही वेराइटी ग्रो करते हैं सभी फार्मर्स. तो वो वेराइटी का जो बूम फेज होता है, अब वो वेराइटी रेजिस्टेंट है, किसी पैथोजन के लिए रेजिस्टेंट है. अब वो पैथोजन उस टाइम पे मान लो अब उसको सर्वाइवल के लिए तो कुछ करना पड़ेगा, तो वो अपने आप को इवॉल्व करता है और उस रेजिस्टेंस के अगेंस्ट पैथोजेनिसिटी क्रिएट करता है, मतलब विरुलेंस क्रिएट करता है. और फिर वो जो अब वो जो वैरायटी है वो पूरे एरिया पे लगी हुई है, अब विरुलेंट पैथोजन आ गया तो अब वो जो वैरायटी है वो पूरे एरिया में डिस्ट्रॉय होगी, मतलब पूरे एरिया में सब ससेप्टेबल हो जाएगी. तो वो वैरायटी का होता है बर्स्ट फेज. ठीक है, ये समझ आया? मैम मैं रिपीट कर दीजिए इसको. देखो, कोई वैरायटी है वो रेजिस्टेंट है किसी स्पेसिफिक जीन के लिए, किसी स्पेसिफिक रेस के लिए पैथोजन के. अब उस एरिया पे वो रेस प्रेजेंट है तो वहां में हम वैरायटी लगाएंगे, आसपास के सभी जगह पे वही लगाई जाएगी, है ना, जहां जहां पे ये है लार्ज एरिया पे हम वो वैरायटी लगा दिए. अब पैथोजन को सरवाइव करने के लिए अपने आप को कोई चेंज तो लाना पड़ेगा. ठीक है, मान लो कोई पर्सन है जो टोटली डिपेंडेंट है रोटी पे, उसको ऐसी जगह पे वो चला गया जहाँ पे रोटी मिलती ही नहीं है, तो उसको चावल की तरफ मूव करना पड़ेगा. वैसे ही पैथोजन में होता है, अब वो अपनी विरुलेंस को इवॉल्व करेंगे और फिर वो वैरायटी ससेप्टेबल हो जाएगी. तो जो उसका रेजिस्टेंस फेज था जहां पे सब जगह पे वो वैरायटी लगाते हैं वो बूम फेज होता है. और जब पैथोजन उसके अगेंस्ट विरुलेंस क्रिएट कर लेता है तो वो फिर अब एक के लिए हुआ तो अब वो पूरी जगह पैथोजन स्प्रेड होगा. अब सारे जगह पे तो सेम वही रेस के लिए रेजिस्टेंट थी, ये न्यू रेस के लिए तो रेजिस्टेंट है ही नहीं वैरायटी. तो वो हो जाता है उसका बर्स्ट फेज. उस बर्स्ट फेज में वैरायटी पूरी तरह से ससेप्टेबल हो जाती है उस न्यू पैथोजन के लिए, न्यू मैम रेस के ये लिए. पैथोजन के इवॉल्व होने के लिए म्यूटेशन जरूरी है कि और कोई मेथड है इसके लिए? नहीं नहीं, ये एक एग्जाम्पल है. कभी म्यूटेशन से हो जाते हैं, यूवी लाइट के उससे हो जाते हैं. जो मेन म्यूटेशन ही होगा ना इसमें, जीन में चेंज. हाँ, मतलब उनका जो रीजन है वो कुछ भी हो सकता है, बट वो तो म्यूटेशन होगा. म्यूटेशन मतलब चेंजेस ही है ना. यस मैम, जेनेटिक चेंज. हाँ. देन two of the genes like LR34. और इसीलिए जो वर्टिकल रेजिस्टेंस में हमने देखा था कि ड्यूरेबिलिटी कम होती है, क्योंकि जब ये बर्स्ट फेज आती है तो वो जो उसका ड्यूरेबल नेचर बहुत पूरी तरह से खत्म हो जाता है. बट हॉरिजॉन्टल में ऐसा नहीं होता. अगर जो पैथोजन है वो इवॉल्व भी करेगा तो बाकी जो माइनर जीन्स है वो उसको काउंटर एक्ट कर देंगे, है ना, काउंटर अटैक कर देंगे. तो इसमें ड्यूरेबिलिटी ज्यादा होती है हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस में, और वर्टिकल रेजिस्टेंस में ड्यूरेबिलिटी कम होती है. देन यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दिए हैं. wheat cultivars such as HT 2189, HP 1102, and which possess LR34 with one other gene combination have a good degree of resistance and has become popular with growers. तो ये जो LR34 उसमें एक जीन है और वो बहुत उसके साथ बहुत सारे जीन्स
जुड़े हुए हैं जो अच्छा रेजिस्टेंस शो करते हैं और वो ड्यूरेबल नेचर के का रेजिस्टेंस शो करते हैं। तो ये वैरायटी जो भी फार्मर्स हैं उनमें बहुत पॉपुलर है, क्योंकि इसमें अटैक कम होता है लीफ रस्ट का। Then, so far there is not precise way available to identify the genetic components that are associated with rebel resistance. और जो रेजिस्टेंस होता है वायरस एंड वायरस वेक्टर्स के लिए और प्लांट पैथोजेनिक वायरसेस के लिए, वो जनरली ओलिगोजेनिक होता है। For example, the host pathogen reaction to the barley yellow dwarf virus is controlled by detectable single gene. The discovery of YD2 gene in Ethiopian barley further confirms that against some of the viral disease, vertical resistance is very much functional. तो कुछ वायरल डिसीज के लिए वर्टिकल रेजिस्टेंस भी फंक्शनल होता है। एंड एंटीबायोटिक तो मोस्ट कॉमन फिनोमिना है। देन और जब जो वेक्टर होता है तो उसकी फिकंडिटी मतलब रिप्रोड्यूसिंग कैपेबिलिटी और बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो अफेक्ट करते हैं, और बहुत सारे प्लांट के कुछ कैरेक्टर्स होते हैं जो उनको अफेक्ट करते हैं, जैसे कि अभी बायोटिक स्ट्रेस और बायोटिक स्ट्रेस मैनेजमेंट या बायोटिक स्ट्रेस ब्रीडिंग में ये पढ़ोगे कि प्लांट के कुछ कैरेक्टर्स होते हैं जो पर्टिकुलरली मान लो कोई इंसेक्ट है वो उस पर अटैक करना चाह रहा है, तो अगर हेयरीनेस है या फिर थिक क्यूटिकल वैक्स है या फिर उनके कुछ कंपाउंड्स होते हैं उनका प्रेजेंट होना, या फिर जैसे HCN, ये सब का प्रेजेंट होना इफेक्ट करता है इंसेक्ट के रिप्रोड्यूसिंग कैपेबिलिटी को। तो उसके कारण भी जो वायरल डिसीजेस होती हैं वो कंट्रोल्ड हो जाती हैं। देन हम आते हैं, इनके कुछ फिनोमिना होते हैं वो देख लेते हैं हम। जैसे डिसीज स्केप होता है, तो ये मेनली एक प्रिवेंशन मैकेनिज्म है। इसमें कोई अर्ली या लेट मैच्योरिंग जो वेराइटी होगी क्रॉप की वो डिसीज को स्केप करती है, मतलब उसमें होस्ट पैथोजन इंटरेक्शन के चांसेस नहीं बनते हैं। मैकेनिकल एंड एनाटॉमिकल बैरियर सच एज थिक क्यूटिकल, वैक्सी ब्लूम ऑन लीव्स एंड स्टेम, स्टोमेटल रेगुलेशन प्रिवेंट पेनिट्रेशन ऑफ स्पोर्स। जैसे एर्गट है वो वीट और बार्ले को अफेक्ट नहीं कर पाता है, क्योंकि वीट और बार्ले के जो फ्लावर्स होते हैं वो पॉलिनेशन के बाद ओपन होते हैं, तो अर्गट उसको अटैक नहीं कर पाता है। एंड अर्ली मैच्योरिंग वेराइटीज ऑफ ग्राउंडनट जैसे जो अर्ली लीफ स्पॉट है उसको स्केप करती हैं, और अर्ली वेराइटीज ऑफ वीट स्केप रस्ट एंड लूज स्मट इन्फेक्शन। देन चेंज इन प्लांटिंग सीजन, ये भी अफेक्ट करता है डिसीज स्केप को या डिसीज डेवलपमेंट होने को। जैसे कि द लीफ रस्ट ऑफ सुगर केन इन द कैनाल एरियाज ऑफ बॉम्बे सीवियरली अफेक्ट्स केन व्हेन प्लांटेड इन जून, बट इट इज ऑफ माइनर इंपॉर्टेंस और एब्सेंट इन क्रॉप सोन इन अक्टूबर। तो अगर बॉम्बे में हम जून में प्लांटिंग करते हैं शुगर केन की तो लीफ रस्ट का अटैक ज्यादा होता है, बट अक्टूबर प्लांटिंग में बहुत माइनर होता है या फिर वो इकोनॉमिक थ्रेशोल्ड लेवल तक पहुंच नहीं पाता है। डिसीज स्केप कॉन्फर सूडो रेजिस्टेंस, तो ये एक सूडो रेजिस्टेंस टाइप होता है। कभी कभी ऐसा होता है कि वैरायटी अगर अर्ली मैच्योर नहीं होती है तो वो उसमें थोड़ा दिक्कत आ जाती है, और ये पूरे फुल टाइप का रेजिस्टेंस नहीं शो करता है। अगर पैथोजन विरुलेंट हो गया बाय चांस तो वो रेजिस्टेंस शो नहीं करेगा। देन डिसीज एंड्योरेंस, द होस्ट आफ्टर बीइंग इन्फेक्टेड बाय पैथोजन, हाँ तो कभी कभी ऐसा होता है, इसको हम डिसीज टॉलरेंस भी समझ सकते हैं। तो कभी कभी ऐसा होता है कि पैथोजन जो होता है वो इन्फेक्शन कॉज कर लेता है, लेकिन वो बहुत कम डैमेज कर पाता है होस्ट को, और ये जो डैमेज होता है वो बहुत ही कम लॉस करता है ईल्ड में। तो ये एक टॉलरेंस मैकेनिज्म है। ये जनरली इन एक्सटर्नल फैक्टर से इन्फ्लुएंस्ड होता है,
इट इज वेल नोन फिनोमिना दैट प्लांट्स फर्टिलाइज्ड विद फॉस्फेटिक, तो अगर फॉस्फेटिक एंड पोटेस मैन्योर्स या फर्टिलाइजर्स हम देते हैं तो प्लांट ज्यादा टॉलरेंट होता है। और ये केस देखा गया है अगेंस्ट रस्ट इन्फेक्शन इन वीट। और राइस क्रॉप को अगर हम सिलिकेट से या सिलिकेट फर्टिलाइजर्स हम अप्लाई करते हैं तो वो ब्लास्ट के लिए ज्यादा रेजिस्टेंस शो करता है। ये जापान में जो भी प्रोनाउंसिएशन है वो देखा गया है। देन वीट क्रॉप्स fertilized by potash and phosphatic manures are highly tolerant to mildew and rust। तो ऐसे कुछ डिसीज टॉलरेंस कैरेक्टर्स होते हैं। देन ट्रू रेजिस्टेंस, तो ट्रू रेजिस्टेंस तो जो हम ये रेजिस्टेंस पढ़ रहे हैं कि इसमें अगर पैथोजन उस एरिया पे प्रेजेंट है तो भी वो डिसीज कॉज नहीं कर पाएगा। ये एबिलिटी होती है होस्ट की कि वो पैथोजन के अटैक पे भी वो सही सलामत रहता है। ट्रू रेजिस्टेंस इज इनहेरिटेबल एंड मच लेस सब्जेक्ट टू इन्वायरमेंटल इन्फ्लुएंस, तो ये इनहेरिटेबल होता है और ये बहुत ही कम इन्वायरमेंटल इन्फ्लुएंस होता है इस पे। दिस इज स्पेसिफिक इन नेचर, द बेसिस ऑफ रेजिस्टेंस में बी मॉर्फोलॉजिकल, फंक्शनल, स्ट्रक्चरल और प्रोटोप्लाज्मिक। देन जो फंक्शनल नेचर होता है रेजिस्टेंस का वो डिटरमाइन होता है जैसे स्टोमेटल ओपनिंग कब हो रही है, टाइम ऑफ ओपनिंग ऑफ फ्लावर्स एंड टाइम ऑफ मैच्योरिटी, रेट ऑफ कॉर्क फॉर्मेशन एंड कैम्बियल एक्टिविटी। ये सब उसके जो फंक्शनल नेचर ऑफ रेजिस्टेंस है उसको डिटरमाइन करते हैं। देन स्ट्रक्चरल कैरेक्टर्स होते हैं जैसे फाइबर कंटेंट एंड nature of middle lamella, corky layer, number and structure of stomata, lenticels and their sizes, and protoplasmic factors जो होते हैं सेल कंटेंट्स एंड जैसे एसिड, टेनिन्स, एंथोसाइनिन और कुछ केमिकल कंस्टिट्यूएंट्स, एंटीबायोटिक एक्टिविटी, हाइपर सेंसिटिविटी, ये सब स्ट्रक्चरल कैरेक्टर्स को डिटरमाइन करते हैं। देन कुछ ब्रीडिंग मेथड्स होती हैं जो डिसीज रेजिस्टेंट वेराइटी डेवलप करने के लिए यूज होती हैं। तो इंट्रोडक्शन में क्या होता है? हेलो मैम, बाहर के देश से मतलब लाया जाता है एक वैरायटी जो रेजिस्टेंट हो। हाँ 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 ठीक है। तो जो इंट्रोडक्शन में मेनली हम एज इट इज यूज कर लेते हैं उस वैरायटी को किसी कंट्री से लाके। ठीक है, ये बहुत सिंपल मेथड है, इनएक्सपेंसिव है क्योंकि इसमें हमको सिलेक्शन या कोई भी हाइब्रिडाइजेशन कोई भी टेक्निक लगाने की जरूरत नहीं होती है। बस हमको ये चेक करना होता है कि जो हम वैरायटी इंट्रोड्यूस कर रहे हैं और जिस एरिया पे हम लाके उसको लगा रहे हैं तो उस एरिया पे वो वैसा ही ईल्ड दे रही है कि नहीं दे रही है। ठीक है। देन और जो रेजिस्टेंस कैरेक्टर हमने वहां पे देखा है वो यहाँ पे भी दिख रहा है उस पैथोजन के लिए कि नहीं। तो देन इंट्रोडक्शन हैव सर्व्ड एज यूजफुल मेथड ऑफ डिसीज कंट्रोल। जैसे रिडली वीट वैरायटी इंट्रोड्यूस की गई थी ऑस्ट्रेलिया से और ये रेस्ट रेजिस्टेंट वैरायटी है। एंड मनीला फिलीपींस से आई थी और इंट्रोड्यूस की गई थी कर्नाटका में और ये टॉलरेंट है ब्लास्ट, बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट एंड सीड ब्लाइट के लिए। देन इंटेन जवेनिका टाइप ऑफ राइस वैरायटी है, ये कर्नाटका में इंट्रोड्यूस की गई है फ्रॉम इंडोनेशिया और ये ब्लास्ट के लिए रेजिस्टेंट है। देन म्यूनल राइस वैरायटी है, वेस्ट बंगाल में इंट्रोड्यूस की गई है फ्रॉम यूएसए और ये टॉलरेंट है ब्लास्ट, बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट, लीफ फोल्डर पेस्ट। और कुछ IRRI की वेराइटीज हैं जैसे कि IR20, 24, 28, 34, 36, 50, ये सब बहुत सारे राइस डिसीजेस के लिए रेजिस्टेंस शो करती हैं। देन कुछ ग्राउंडनट की अर्ली वेराइटीज हैं वो लीफ स्पॉट के लिए रेजिस्टेंस हैं। देन कल्याण सोना एंड सोनालिका, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये वेराइटीज they originated from the segregating materials introduced from Simit, Mexico and were rust resistance। तो ये वेराइटीज आई थी सिमिट मैक्सिको से, है ना। तो ये कल्याण सोना और सोनालिका जो वेराइटीज हैं ये प्राइमरी इंट्रोडक्शन से आई है या सेकेंडरी इंट्रोडक्शन से? सेकेंडरी इंट्रोडक्शन। सेकेंडरी।
ठीक है ठीक है। तो ये सेकेंडरी इंट्रोडक्शन से आई हैं, इनमें नाम अच्छे से याद रखना वेराइटीज का। एंड अफ्रीकन पर्ल मिलेट introduction have been used for developing downy mildew resistance male sterile line for use in hybrid pearl millet production। और CO475 सुगर केन की वैरायटी है, मुंबई में इंट्रोड्यूस हुई है, और ये रेड रॉट को कंट्रोल करती है। लेकिन इसका एक डिमेरिट ये है कि ये इसमें लीफ रस्ट और जिप स्मट का जो अटैक है वो बहुत ज्यादा होता है। तो ये भी हम ध्यान रखना पड़ता है इंट्रोडक्शन के टाइम पे कि वो वैरायटी किसी और डिसीज के लिए ज्यादा ससेप्टेबल ना हो जाए। देन सिलेक्शन, तो ये उससे थोड़ा अच्छी मेथड है सिलेक्शन, कि जो भी हम मटेरियल इंट्रोड्यूस कर रहे हैं पहले उसको हम सेलेक्ट कर रहे हैं कि ये जो मटेरियल है उसमें से मान लो हमारे पास 10 सीड्स है, उससे 10 प्लांट्स में, तो 10 प्लांट्स में से कौन से प्लांट्स रेजिस्टेंस अच्छा शो कर रहे हैं उनको सेलेक्ट करके फिर हम यूज कर रहे हैं। तो उसमें जो सक्सेस के चांसेस होते हैं डिसीज रेजिस्टेंट प्लांट के वो ज्यादा हो जाते हैं। तो ये जो सिलेक्शन वर्क है या तो हम नेचुरल इन्फेक्टेड फील्ड्स में कर सकते हैं या फिर हम आर्टिफिशियल कंडीशन पॉली हाउस या ग्रीन हाउस में बना के कर सकते हैं। देन इसमें बहुत सारी वेराइटीज हैं, देख लेना एक बार। तो पोटैटो की ये दार्जिलिंग रेड राउंड वेराइटी इंपॉर्टेंट है, MCU1 कॉटन। देन हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है? Cross between two individuals which are not related with ancestry. क्या, एक बार रिपीट कर दो। Cross between individuals which have types. Hello. हेलो, सुना? मैम दो डिफरेंट जीनोटाइप के इंडिविजुअल के बीच के क्रॉसिंग को हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं। ठीक है ठीक है। तो हाइब्रिडाइजेशन में कभी कभी जो सिलेक्शन होता है वो भी अगर फिजिबल नहीं होता है तो फिर हम उन रेजिस्टेंट वेराइटीज को क्रॉसिंग करके इवॉल्व कर सकते हैं। ठीक है। तो हाइब्रिडाइजेशन में ही हाइब्रिडाइज जो हाइब्रिडाइज्ड या हाँ हाइब्रिडाइज्ड पॉपुलेशन होती हैं उनके लिए हम कौन कौन सी मेथड्स यूज करते हैं? Pedigree, bulk, हम्म backcross. हाँ, तो पेडिग्री, बल्क और बैकक्रॉस मेथड से हम ये जो डिसीज रेजिस्टेंट वेराइटीज होती हैं उनको इवॉल्व करते हैं। ठीक है, मैं मेथड के बारे में ज्यादा डीप में नहीं जाऊंगी, वो रीडिंग में पढ़ोगे आप लोग। तो जो बैकक्रॉस मेथड है ये सबसे ज्यादा फिजिबल मेथड मानी गई है और सबसे इम्पोर्टेंट है डिसीज रेजिस्टेंट वेराइटीज को इवॉल्व करने के लिए। और जैसे कि रेजिस्टेंट टू ग्रासिस्टेंट वायरस फ्रॉम ओराइजा निवारा टू ओराइजा सटाइवा, तो जीन ट्रांसफर किया गया है। एंड लेट ब्लाइट रेजिस्टेंस फ्रॉम सोलेनम डेमिसम टू कल्टिवेटेड पोटैटो, देन रस्ट रेजिस्टेंस फ्रॉम ड्यूरम टू एस्टिबम। तो ये सब बैकक्रॉस मेथड से ट्रांसफर किए गए हैं। और 5 to 6 बैक क्रॉसेस हमको करने पड़ते हैं कोई भी कल्टीवेटेड वैरायटी में जीन ट्रांसफर करने के लिए। हेलो। और जो ये बैक क्रॉस मेथड होती है ये मेनली हम मोनोजेनिक और ओलिगोजेनिक जो
रेजिस्टेंट कैरेक्टर्स होते हैं उनको ट्रांसफर करने के लिए करते हैं। ये हाई हेरिटेबल कैरेक्टर्स जो होते हैं उनके साथ ज्यादा सक्सेसफुल होती है, और जो साइटोप्लाज्मिक जीन ट्रांसफर के लिए या इंटरस्पेसिफिक जीन ट्रांसफर के लिए हम यूज करते हैं इसको। और इसमें हम जनरली कोई ऐसी वैरायटी हमारी जो बहुत अच्छा यील्ड दे रही है, बट उसका कोई एक जीन ऐसा है जो डिफेक्टिव है, उसको हम इम्प्रूव करना चाहते हैं, या फिर डिफेक्टिव से मतलब ये है कि वो किसी डिसीज के लिए ससेप्टेबल है, तो उसको हम बैकक्रॉस मेथड के थ्रू इजिली इम्प्रूव कर सकते हैं। देन जो न्यू वैरायटी होती है वो पेरेंट वैरायटी की तरह ही होती है, और बस उसमें एक ही कैरेक्टर जो हम ट्रांसफर करते हैं वो ही डिफरेंट होता है। इसमें से कॉटन की V797 वैरायटी, दिग्विजय, कल्याण, ये सब ट्रांसफर हुई हैं, मतलब ये सब वैरायटीज इवॉल्व हुई हैं। देन इंड्यूस्ड म्यूटाजेनेसिस, तो म्यूटेशन के थ्रू हम डिसीज रेजिस्टेंस अप्लाई कर सकते हैं। तो जैसे कि MCU10 कॉटन की वैरायटी, ये म्यूटेशन के थ्रू डेवलप हुई है और ये बैक्टीरियल ब्लाइट के लिए रेजिस्टेंट है। देन जो मल्टी लाइन डेवलपमेंट का अप्रोच है वो डेवलप के सजेस्ट किया गया था जेनसन के द्वारा, एंड इट वाज डेवलप्ड बाय बोरलॉग फॉर इवॉल्विंग मल्टीलाइन varieties to resistant stem rest in wheat. Then मल्टीलाइन वेराइटीज में मेनली आइसोलाइंस या क्लोजली रिलेटेड लाइंस या अनरिलेटेड लाइंस जो कि हम यूज करते हैं और वैरायटी डेवलप करते हैं फॉर कॉमर्शियल कल्टीवेशन। एंड इन इन वेराइटीज का हम एक मिक्सचर बनाते हैं जिसको हम मल्टी लाइन वेराइटी कहते हैं। तो आइसोजेनिक लाइंस क्या होती हैं? मैम जो हर कैरेक्टर में एक दूसरे से सेम हो, सिर्फ एक हर जीन या कैरेक्टर, न्यूक्लिया अलग हो। हाँ, वो वेराइटीज हर कैरेक्टर में सेम होती हैं, बट उनमें एक जीन होता है, या स्पेसिफिक हम ऐसा कह सकते हैं कि उनमें एक लोकस पे एलील डिफरेंट होता है, बाकी पूरा तरह से वो जेनेटिकली सेम होती हैं। देन मल्टी मैम लाइन वेराइटी, हाँ। मैम नियर आइसोजेनिक लाइन और आइसोजेनिक लाइन में कोई डिफरेंस है क्या? नियर आइसोजेनिक लाइंस में जैसे जो क्लोजली रिलेटेड लाइंस होती हैं जनरली वो आती हैं, मतलब वो एक से ज्यादा कैरेक्टर्स उनमें डिफरेंट होते हैं, बाकी जेनेटिक कैरेक्टर उनका सेम होता है। मैम मतलब आइसोजेनिक लाइन में एक कैरेक्टर डिफरेंट होगा और नियर आइसोजेनिक में मोर देन वन कैरेक्टर। और मोर देन वन मतलब बहुत ज्यादा भी नहीं होते हैं। ओके, थैंक यू मैम। ओके, देन हम कहाँ थे? हाँ, तो ये देख लिया हमने मल्टी लाइन का। देन टिश्यू कल्चर टेक्निक्स के थ्रू भी वेराइटीज इम्प्रूव की जा चुकी हैं, जैसे कि सोमाक्लोनन वेरिएशन फॉर डिसीज रेजिस्टेंस आर रिपोर्टेड इन GMAs फॉर ड्रेक्सलेरा मेडिस रेस, टी टॉक्सिन रेजिस्टेंस इन ब्रेसिका नेपस फॉर रेजिस्टेंस और टॉलरेंस टू फोमा लिंगम, अर्ली लेटेन लीड ब्लाइट रेजिस्टेंस इन पोटैटो एक्सेट्रा। तो आज का लेक्चर यहाँ पे खत्म हुआ। नेक्स्ट में हम इंटीग्रेटेड डिसीज मैनेजमेंट पढ़ेंगे, और जो इसमें एक नेक्स्ट जो इसका लेक्चर है वो बायोटेक्नोलॉजी वाला है, बट बायोटेक्नोलॉजी वाला जो पोर्शन है वो अभी आप लोग की जो ब्रीडिंग मेथड्स है वो स्टार्ट हो गई हैं क्या ब्रीडिंग की क्लासेस में? यस मैम, बहुत खत्म हो क्या गई, कंप्लीट कर लिया हम सभी। कंप्लीट जो हो सेल्फ गई। पॉलिनेशन का ब्रीडिंग मेथड वो हो चुकी है सभी। कौन सी रह गई हैं? क्रॉस पॉलिनेशन। क्रॉस पोलिनेशन की तो ठीक है, फिर
मैम। हाँ, ये जो मैम होस्ट पैथोजन, बायोटेक, हाँ मैम हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस में होस्ट पैथोजन इंटरेक्शन नहीं होता है। नहीं होता है, इसका रीजन? क्योंकि उनमें जो रेजिस्टेंस का रिस्पॉन्स होता है वो टोटल मतलब ट्रू रेजिस्टेंस वाला होता है, वो पैथोजन को अपने उसमें इंटर नहीं करने देते हैं। क्योंकि जो वो पैथोजन का क्या करते हैं, वो जो स्पोरिलेशन रेट रिड्यूस कर देते हैं, है ना, तो उसके थ्रू क्या होगा, उसकी इनोकुलम डेंसिटी कम हो जाएगी, और इनोकुलम डेंसिटी कम होगी तो वो पूरा प्रॉपर इनोकुलम जनरेट नहीं होगा, तो वो डिसीज भी कॉज नहीं कर पाएगा। एक रीजन तो ये हो गया। दूसरा रीजन, वो अगर स्पोर प्रोड्यूस नहीं कर पा रहे हैं, मान लो कोई ऐसा ससेप्टेबल प्लांट है जो रेजिस्टेंट नहीं है, ससेप्टेबल प्लांट वो स्पोर प्रोड्यूस कर रहा है, तो बाकी जो अगर वो बाकी उसमें आ रहा है किसी रेजिस्टेंट प्लांट में, तो उसके जैसे क्यूटिकुलर लेयर है जो वैक्सीनेस है, या फिर जो उसके कॉर की लेयर वगैरह है, वो सब उसको एंटर नहीं करने देते हैं, तो वो होस्ट पैथोजन रिलेशनशिप डेवलप नहीं होती है। हेलो, यस मैम। क्लियर हुआ क्या? किसने पूछा था? मैडम वापस रिपीट। यस मैम, क्लियर हो गया। ओके ओके, ठीक है। हेलो मैम। हाँ हाँ मैम कल एक क्वेश्चन में था कि जो जाइलेला फेस्टिडियोसा होता है वो बस जाइलम लिमिटेड होता है क्या, क्योंकि एक जगह में वो हाँ फ्लोएम हाँ, भी था। नहीं नहीं, वो जाइलम लिमिटेड होता है, जाइलेला फास्टिडियोसा। ओके मैम, वो ओके, कंफ्यूजन और था। हेलो मैम। हाँ हाँ, यस मैम। मैम अभी जो आपने हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस का बताया था कि ये एज के साथ इंक्रीज होता है, लेकिन वर्टिकल हम्म, रेजिस्टेंस में ऐसा नहीं होता है। नहीं नहीं, वर्टिकल में ऐसा नहीं होता है। देखो, वर्टिकल रेजिस्टेंस किसी एक के लिए स्पेसिफिक है ना, तो वो उसी के लिए रहेगा। तो अगर मान लो किसी स्टेज पे उस पे अटैक हुआ पैथोजन का, तो वो इजीली उसमें एंटर कर सकता है, क्योंकि हॉरिजॉन्टल में उसके पास दूसरे भी कैरेक्टर्स है ना। सिर्फ उसके ऐसा तो नहीं है कि जैसे मान लो कि उसका, वैसे तो सारे कैरेक्टर्स जीन ही डेवलप करते हैं, पर मान लो एक जीन है जो रिस्पॉन्सिबल है सिर्फ डिसीज रेजिस्टेंस के लिए, पर हॉरिजॉन्टल के पास बहुत सारे ऐसे कैरेक्टर्स हैं, जैसे जैसे प्लांट एडल्ट होता है उसका जो वैक्स लेयर है वो थिक होते जाती है ना, उसमें कैम्बियम लेयर आते जाती है, तो ये सारे कैरेक्टर्स उसको डिसीज मतलब होस्ट पैथोजन इंटरेक्शन से अलग कर देते हैं। लेकिन वर्टिकल के पास ऐसे कैरेक्टर्स नहीं है ना, तो वो उसमें ये वाली टेंडेंसी देखने को नहीं मिलती है जनरली। ओके मैम, थैंक यू। ओके। तो मैम, हाँ, मैम हॉरिजॉन्टली रेजिस्टेंट प्लांट ज्यादा रेजिस्टेंट होगा या मल्टी लाइन? देखो, दोनों में बात एक ही है ना। हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस वैसे एक ही तो नहीं है, नहीं कह सकते, बट जो हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंट वेराइटीज हैं वो माइनर जीन्स से हैं। तो कभी कभी क्या होता है, जो उसका जो विरुलेंट कैरेक्टर है पैथोजन का, वो उसको ब्रेक कर सकता है ना। और मल्टी लाइन में ऐसा होता है कि बहुत सारी लाइंस हैं, उनमें से अगर वो एक के भी रेजिस्टेंस को ब्रेक कर रहा है, तो अदर जो लाइंस हैं वो हेल्प करती हैं उसको कवर करने में। ठीक है, हमारा मेन मोटो होता है यील्ड का। तो अगर 10 लाइंस हैं हमारी, या हम जनरली 8 to 10 लाइंस ही लेते हैं ना, तो अगर हमारी 10 लाइंस हैं आइसोजेनिक लाइंस, तो एक अगर अफेक्टेड हुई, बाकी 9 से हमको यील्ड मिल रही है। यस मैम। और सेम कंडीशन हॉरिजॉन्टल में भी होती है, अगर वो थोड़ा बहुत भी अफेक्ट कर पा रहा है, तो वो इतना इफेक्टिव नहीं होता है, या इतना वो जैसे कि हमने टॉलरेंस में देखा था, वो इकोनॉमिक थ्रेशोल्ड लेवल या इकोनॉमिक इंजरी लेवल को क्रॉस नहीं कर पाता है। यस यस।
डिसीज स्पीड स्लो हो जाता है उससे मैम, है ना? हाँ। ओके, थैंक यू। थैंक यू।